जय हिंद सभी स्टूडेंट को। आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स में हमने करे हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा स्टफ भी है, हो सकता है कि कुछ लेक्चर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस भी हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। एक क्रिकेट टीम है 11 प्लेयर्स की, जिसमें 4 बॉलर्स हैं। तो सबसे पहले हम पहली वाली लाइन को ही पकड़ते हैं और पहली वाली लाइन के मायने समझते हैं कि हमारे पास ओवरऑल 13 प्लेयर्स है, जिसमें 4 बॉलर्स है। इसका मतलब जो 9 बचे बाकी के रिमेनिंग, वो क्या है? बैट्समैन है ना। तो 4 तो हमारे पास बॉलर्स है और 9 मेरे पास क्या है? बैट्समैन है। ठीक है जी, अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। इन हाउ मेनी वेज, वो कह रहा है कितने तरीके से टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, आपको 11 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है, कैन बी फॉर्म्ड व्हेन 2 बॉलर्स आर देयर। कहने का मतलब है कि आपको 11 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है जिसमें 2 बॉलर्स तो होने ही होने चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो हम 2 बॉलर्स रख देते हैं, है ना। अगर मैंने 2 बॉलर्स रखे, मुझे टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो बैट्समैन होंगे। इसका मतलब 9 मेरे क्या होंगे? पूरे बैट्समैन होंगे, है ना, क्योंकि 9 और 2 11 हो गए। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है। क्या और भी तरीके पॉसिबल है? हम कहेंगे हाँ सर, या तो ये तरीका या और क्या तरीका है कि सर हम 3 बॉलर ले लेते हैं और 8 बैट्समैन ले लेते हैं। ये भी तो पॉसिबल है। हमने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। इसके अलावा भी कोई और तरीका है? हम कहेंगे हाँ। इसका मतलब या एक और तरीका है कि हम 4 बॉलर ले लेते हैं और 7 बैट्समैन ले लेते हैं। एक तरीका है। क्या और भी तरीका है? नहीं सर, अगर 4 के बाद हम 5 बॉलर लिए तो हमारे पास बॉलर ही 4 है ना। हम 4 से ज्यादा बॉलर ले नहीं सकते और 2 से कम बॉलर नहीं ले सकते, क्योंकि 2 तो लेने ही लेने हैं। इसका मतलब मेरे पास कितने वेज आए हैं निकल के। तो मैंने कहा देखो, सबसे पहले आपको 2 बॉलर्स लेना है। हम पहले वाले केस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 में से 2 बॉलर्स का सिलेक्शन करो। फिर अभी प्रोसेस है, अभी कंटिन्यू है। क्यों? क्योंकि मुझे 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, अभी मैंने केवल 2 का ही सिलेक्शन किया है। फिर इसलिए मल्टीप्लाई 9 बैट्समैन में से पूरे के पूरे 9 बैट्समैन उठा लिए। या दूसरा केस, जब भी या मतलब एडिशन, कि 4 बॉलर्स में से मैं 3 बॉलर्स का सिलेक्शन करूं। फिर अभी प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, 9 में से 8 बैट्समैन का सिलेक्शन कर लो। या फिर दोबारा एक केस और पॉसिबल है कि 4 बॉलर में से पूरे के पूरे 4 बॉलर्स का सिलेक्शन कर लो। फिर अभी अंडर प्रोसेस है, 9 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन का सिलेक्शन कर लूं। और ये आपका फाइनल आंसर बन चुका है। नेक्स्ट, इफ n पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच p आर कुली। देखो, जब भी n पॉइंटों का गेम आए ना, तो आपके माइंड में सीधा एक चीज आनी चाहिए और वो है सर्कल। सर्कल में आप n पॉइंट, मतलब n पॉइंट तो डिनोट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपका काम काफी आसान हो जाएगा। ये हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है। उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि हमारे पास n पॉइंट है, तो ये सपोज मेरे पास n पॉइंट है एक सर्कल में जिसमें p कोलिनियर है। सपोज ये इतने पॉइंट जो है मेरे, ये कोलिनियर पॉइंट बन गए। कोलिनियर मतलब ये पॉइंट मेरे एक ही लाइन पर आ गए। तो इसको दिखा देते हैं हम कि ये मेरे जो है p पॉइंट, ये एक ही लाइन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है देन आप कितनी नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हो। तो मैंने कहा देखो, मुझे अगर कोई भी एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है तो मुझे 2 पॉइंटों की जरूरत होगी। मुझे आप कोई भी 2 पॉइंट उठाकर दे दो, मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है कि मेरे पास n पॉइंट थे, जिसमें से मैंने 2 पॉइंट का सिलेक्शन कर लिया, NC2। इतनी तरीकों से मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने कहा लेकिन एक गड़बड़ हो गई कि इन n पॉइंटों में से ना, ये जो p पॉइंट है, ये p पॉइंट एक ही लाइन पर आ गए। इनके एक ही लाइन पर आने का एक घाटा ये हुआ कि इन p पॉइंटों से अगर ये p पॉइंट, सपोज ये जो एक लाइन में p पॉइंट है, अगर ये एक लाइन में ना होते, नहीं होते, तो मैं कितनी लाइन ड्रॉ करता। तो आप कहते सर हमारे पास p पॉइंट है, मैं कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करता और एक लाइन ड्रॉ कर देता, मतलब PC2। इतनी लाइन ड्रॉ होती अगर ये p पॉइंट को लीनियर ना होते। लेकिन ये p पॉइंट तो कोलिनियर है ना, इसका मतलब मुझे इतने लाइनों का घाटा हो गया। इसका मतलब
टोटल तो NC2 बनती, लेकिन P पॉइंट कोलिनियर होने की वजह से PC2 लाइनों का घाटा हो गया। लेकिन एक फायदा भी हुआ कि जब ये लाइन कोलिनियर आई तो एक लाइन तो ड्रॉ हो पा रही है ना, ऐसे करके ये सीधी लाइन, इसका मतलब +1। ये आपका फाइनल आंसर बन चुका है। थ्री लाइन्स I1, I2 एंड I3, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सपोज एक लाइन मेरे पास ये है I1, दूसरी लाइन मेरे पास ये है I2 एंड तीसरी लाइन मेरे पास है I3। दीज आर पैरेलल टू ईच अदर वेयर I1 हैज M पॉइंट, इसके पास M पॉइंट है, इसके पास N पॉइंट है और इसके पास K पॉइंट है। देन नंबर ऑफ ट्राइंगल मेड बाय दीज पॉइंट, इन पॉइंटों से आप कितने ट्राइंगल बना सकते हो। हमने कहा सुनो, बहुत सिंपल, आपके दिमाग में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी के समय स्टेप चलने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आप चीजें प्रोसीड करोगे। हमने कहा देखो, अगर ये तीनों लाइन पैरेलल ना होती है ना, तो मेरे पास टोटल जो पॉइंट होते, वो टोटल पॉइंट होते M + N + K। किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए मुझे 3 पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी एज अ वर्टेक्स, 1 2 3। अगर जैसे लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट की नीड है, ऐसे ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे 3 पॉइंट की नीड है। मतलब अगर ये लाइनें पैरेलल ना होती तो मैं इन इतने पॉइंटों में से 3 पॉइंट का सिलेक्शन कर लेता और एक ट्रायंगल आपको बनाकर दे देता। लेकिन गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई कि इस पहली वाली, ये जो पहली वाली लाइन है जिसमें M पॉइंट है, ये सारे के सारे क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर क्यों है? क्योंकि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, और अगर लाइनें पैरेलल है इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर रहे होंगे। तो इन M पॉइंटों से मैं कितने ट्राइंगल बनाता? आप कहते सर MC3, M पॉइंटों में से 3 पॉइंट का सिलेक्शन कर लेते, इतने M पॉइंटों से ट्राइंगल बनते। मैंने कहा ठीक है, तो सेम मैं ये भी कह सकता हूँ कि N पॉइंटों से भी इतने ट्राइंगल बनते। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। इन द सेम में मैं ये कह सकता हूँ कि K पॉइंटों से भी इतने ही ट्राइंगल बनते। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये लोचा है। लोचा क्या है कि भाई M पॉइंट कोलिनियर है, जिसकी वजह से इतने ट्राइंगल बनने रह गए। ऐसे ही N पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब N पॉइंटों से इतने ट्राइंगल बनने रह गए। इन द सेम वे K पॉइंटों से भी इतने ट्राइंगल बनने रह गए। मतलब टोटल तो इतने ट्राइंगल बनते, लेकिन इतने ट्राइंगल बच गए। अब की बार +1 मत कर देना, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए मुझे। 3 पॉइंट लाइन के लिए तो एक ऐसी लाइन चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखता है काफी आपके एग्जाम में। आपको वर्ड गिवन है डॉटर। पहला कह रहा है व्हेन नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। देखो ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, कि कोई भी 2 लोग साथ ना हो, कोई भी 2 वॉवल्स साथ ना हो, कोई भी 2 कॉन्सोनेंट साथ ना हो, है ना, कोई भी 2 गर्ल्स साथ ना हो, कोई भी 2 बॉयज साथ ना हो, ये लोग अल्टरनेट बैठे हो, इसका मतलब क्या है कि एक के बाद एक बैठा हो, है ना, एकदम पड़ोस में ना बैठे हो। ये कंडीशन हमें नहीं चाहिए। तो बेसिकली आप इसमें सबसे पहले वॉवल्स का सिलेक्शन करो कि इसमें उसने ही बोला है ना कि वॉवल्स साथ ना हो। तो सबसे पहले मैं ये तो चेक कर लूँ उसमें वॉवल्स हैं क्या क्या। तो एक तो ए है, एक यू है, एक ई है, 3 वॉवल्स है। तो सबसे पहले बात, मेरे पास जगह कितनी है, कितने नंबर्स का ये वर्ड है। सो 2 to 4 6 and 8। तो सबसे पहले मैं 8 प्लेसेस बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गैप क्रिएट कर रहा हूँ। गैप, ये पहला गैप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये 9 गैप मैंने बना लिए। अगर इन 9 गैप में मैंने वॉवल्स रख दिए तो वो वॉवल्स कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। मतलब सपोज आपने ये पहला गैप पकड़ा, इसमें आपने ए को बिठा दिया, उसके बाद आपने ये गैप पकड़ा, इसमें आपने यू को बिठा दिया, उसके बाद आप कोई सा भी गैप पकड़ लो, जो आपका मर्जी, कोई भी गैप। मैं ये गैप पकड़ लूं, मैंने यहाँ पर ई को बिठा दिया, तो दिख रहा है कि कोई भी 2 वॉवल्स एक साथ नहीं है। मतलब मैंने क्या करा, मैंने कहा मेरे पास 9 गैप है, इन 9 गैप में से कोई भी 3 गैप पकड़ लो, और जितने वॉवल्स है उतने गैप पकड़ लो। अब
कोई जरूरी थोड़ी है आप ए ई यू को ऐसे बिठाओगे, किसी का मन करेगा वो ऐसे बिठा देगा। मतलब अब जो आपने 3 वॉवल्स रखे हैं, इनको बिठाने के तरीके, अरेंजमेंट कितने टाइप से, 3 फैक्टोरियल टाइप से। फिर अभी काम पूरा थोड़ी हुआ है, अभी तो केवल आपने वॉवल्स बिठाए। टोटल 8 लेटर का वर्ड है, इस 8 में से आपने 3 वॉवल्स तो बिठा दिए, बचे क्या, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट पर तो कोई कंडीशन नहीं है, तो कितने कॉन्सोनेंट बचे, 5। तो आप इनको 5 फैक्टोरियल तरीके से बिठा सकते हैं जहां आपका मन है। ठीक। बी पार्ट कह रहा है वॉवल्स हमेशा इवन प्लेसेस पर आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहली बात, जो डॉटर है 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर का वर्ड है, इसमें इवन प्लेस सिलेक्ट करते हैं। तो ये सबसे पहली इवन सेकंड पोजीशन पर है, देन फोर्थ, देन सिक्स्थ एंड देन एट्थ। मतलब मेरे पास जो इवन प्लेसेस है वो कितनी है, 4 इवन मेरे पास प्लेसेस है। इस 4 इवन प्लेसेस में वॉवल्स हैं कितने, वॉवल्स 3 है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो 4 प्लेसेस है ना, इनमें से कोई भी 3 प्लेस सिलेक्ट कर लो। ठीक, आपने कोई भी इन 4 में से 3 प्लेस को सिलेक्ट करके आगे बुला लिया, भाई तुम आगे आ जाओ, तुम्हारे में हम वॉवल्स ही बिठाएंगे और कोई नहीं। अब वॉवल्स बिठाने के कितने तरीके, कितने अरेंजमेंट है, आप कहोगे सर 3 वॉवल्स हैं तो उनको बिठाने के तरीके 3 फैक्टोरियल। बाकी क्या बच गए, बाकी जो 5 बच गए वो क्या बच गए, वो बच गए आपके कॉन्सोनेंट। तो 5 फैक्टोरियल तरीके से आप कॉन्सोनेंट बिठा दो। ठीक है जी। तो हमने क्या प्रोसेस करी, स्टेप बाय स्टेप ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। सॉरी, इंपॉर्टेंट है रैंक प्रॉब्लम। कह रहा है कि रैंक बतानी है आपको नाइफ की। आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी मैंने बताया था। आप सबसे पहले जो आपको वर्ड गिवन है ना, उसको आप लिख लो के एन आई एफ और ई। मुझे इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आप साइड में, यहाँ पर साइड में इनको अल्फाबेटिकली सही अरेंज करके लिखो। तो सबसे पहले कौन आएगा, ई, फिर एफ, फिर आई, फिर के एंड फिर एन, है ना। ये हमारे अल्फाबेट के हिसाब से बिल्कुल हमने इनको अरेंज करके लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इनको नंबर देने शुरू करना है। ये बहुत शॉर्टकट तरीका है, ये आपको याद रखना है, ये रैंक निकालने के बहुत काम देगा। ठीक। हाँ, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे एन 2 बार आ गया, के 2 बार आ गया, तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो लेक्चर है वहां जाकर देखना। आपको नंबर देने शुरू करना है, 0 1 2 3 एंड 4। अब क्या काम करना है, अब आ जाओ आप अपने मेन लेटर पे जिसकी आपको रैंक फाइंड आउट करनी है। आपको सबसे पहले के चाहिए, तो आप के देखो कौन से नंबर पर है, 3rd नंबर पर है। इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ लिखो 3। अब इसके आगे जितने नंबर्स हैं उतना फैक्टोरियल, सो 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस। अब ये के कट चुका है, अब आपको नंबर दोबारा से देने शुरू करना है। सो 0 1 2 और अब की बार 3 इसका नंबर है। एन, एन कौन से नंबर पर है, 3rd नंबर पर है, सो हम लिखेंगे 3। और एन के आगे कितने नंबर है, 3 नंबर है, सो 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस। अब जैसे ही एन का काम हुआ, एन को आप कैंसिल आउट कर दोगे, दोबारा से यहाँ पर नंबर देने शुरू करोगे, 0 1 2। ठीक। अब एफ कौन से नंबर पर है, एफ 1st नंबर पर है, तो इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ लिखो 1 और एफ के आगे कितने नंबर है, 1, सो 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस। ई, ई कौन से नंबर, अब फिर से सॉरी, ये के हुआ, ये एन हुआ, यहाँ आई आना चाहिए था ना। ओके 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 ओके, वेट वेट वेट, आई, अभी तो आई का नंबर बचा है, ये एफ हमने गलत काट दिया। हाँ जी, आई, आई कौन से नंबर पर है, 2nd नंबर पर, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और इसके आगे कितने नंबर है, 2, सो 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस, दोबारा से नंबर 0 एंड 1। एफ को अब की बार हम एफ पे काम कर रहे हैं। एफ कौन से नंबर पर है, 1st नंबर पर है, तो 1 लिखा और इसका आगे कितने नंबर है, 1 नंबर है, सो 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस। ई, ई मतलब 0 इंटू, सॉरी 0, हाँ 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल को बाय डिफॉल्ट हम 1 कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो लास्ट में नंबर बच गया उसकी जगह पर हमें 1 पुट करना है, बस, सो सिंपल। ये बहुत हेल्प करेगा किसी भी नंबर की रैंक फाइंड आउट करने के लिए। अब आप जस्ट इसको कैलकुलेट करो, आपको नाइफ का वो समझ में आ जाएगा कि नाइफ की रैंक कौन से नंबर पर होगी। मतलब ये क्वेश्चन कैसा है कि सपोज डिक्शनरी में ए से लेकर के जेड तक वर्ड होता है,
मैंने क्या काम किया, आपको केवल ये 5 लेटर दे दिए, KNIFE, ठीक। ये डिक्शनरी में लगे हुए हैं, KNIFE मतलब सबसे पहले ई नाम के लेटर्स का कलेक्शन होगा खूब सारे, जैसे डिक्शनरी में होता है। ई के बाद एफ नाम के नंबर्स का आएगा, फिर आई नाम के नंबर्स का आएगा, फिर के नाम के नंबर्स का आएगा, फिर एन नाम के नंबर्स का आएगा। जब ये डिक्शनरी केवल इन्हीं 5 लेटर्स की है, तो कहीं ना कहीं नाइफ भी लिखा हुआ होगा, है ना, वी आर श्योर अबाउट दैट। अब वो कहाँ पर लिखा हुआ होगा, वो नंबर कौन सा होगा, वो क्या है, उसको हम कहते हैं कि रैंक क्या है उसकी नंबर की, ठीक। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका है। प्रोबेबिलिटी, एक बैग है जिसके अंदर एक रेड, 3 ग्रीन और 2 ब्लू बॉल है। ओके, ध्यान से समझते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले जो जो लाइन से मैं जो जो इन्फॉर्मेशन उठा सकता हूँ वो उठा लेता हूँ। एक रेड बॉल है, 1 रेड बॉल प्लस 3 ग्रीन बॉल प्लस 2 ब्लैक बॉल, मतलब ओवरऑल 3 और 2 5 और 1 6 मेरे पास बॉल्स है। ओके, गेम में 3 लोग हैं, राम, श्याम और घनश्याम, ठीक है। इन ऑर्डर, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन ऑर्डर का मतलब है कि ये इसी ऑर्डर में चलेंगे। आप ऐसे नहीं करोगे श्याम को पहले उठा के ले आओगे या घनश्याम को पहले उठा कर ले आओगे, ये इसी ऑर्डर में चलेंगे, राम, श्याम, घनश्याम। टू ड्रॉ 1 बॉल फ्रॉम दी बैग, अच्छा ये लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये एक बैग के अंदर 6 बॉल है, ये इसमें से एक बॉल निकालेंगे एंड पुट इट बैक, और इसको वापस रख देंगे आफ्टर नोटिसिंग दी कलर। मतलब एक आदमी आएगा, सपोज पहले राम आ रहा है, राम ने बैग से बॉल निकाली, कलर देखा और उसको वापस बैग में रख दिया। फिर श्याम आया, श्याम ने बॉल देखी, वापस रख दी। ये प्रोसेस चलती रहेगी इनफाइनाइट टाइम्स तक, अनलेस वन हु हैज रेड बॉल। मतलब फर्स्ट, मतलब जैसे सपोज राम आया, राम ने एक बॉल निकाली, अगर रेड आ गई तो वो मैच जीत गया। अगर नहीं आई रेड तो राम दोबारा बॉल नहीं निकालेगा। अब कौन आएगा, अब आएगा श्याम। मतलब एक एक करके लिखा हुआ है उसने इन ऑर्डर। भैया पहले राम आया, बॉल देखी, रख दी, अगर रेड आ गई तो मैच जीत गया, नहीं आई तो फिर वो पीछे चला जाएगा लाइन में। फिर श्याम आएगा, श्याम बॉल देखेगा, फिर ऐसे ही घनश्याम आएगा, घनश्याम बॉल देखेगा। जिस टाइम पर जिस बंदे की रेड बॉल निकल गई वो मैच जीत जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी विनिंग की, किसके, श्याम की विनिंग की प्रोबेबिलिटी। आप घनश्याम की कैलकुलेट करोगे, आप राम की कैलकुलेट करोगे, मैं श्याम की विनिंग की प्रोबेबिलिटी देखता हूँ। विनिंग तब होगी जब रेड बॉल निकलेगी। तो सबसे पहले मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट, प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड बॉल आएगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। हमने कहा सर एक रेड बॉल है और टोटल 6 बॉल है, मतलब फेवर में एक केस और टोटल 6 केस। तो मैंने कहा रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 1 - 1/6 मीन्स 5/6, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम प्रोसेस पर कि कैसे काम किया जाए। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं श्याम के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी कि श्याम मैच जीते। देखो, सबसे पहले बॉल निकालने आएगा राम, आपको मैच जितवाना है श्याम को, ये बात अपने दिमाग में रखो। श्याम मैच तभी जीतेगा जब वो आए और रेड बॉल निकल जाए, ठीक। तो सबसे पहला नंबर आएगा राम का, राम ने रेड बॉल निकाली, ठीक है। राम आया, राम ने रेड बॉल निकाली, अगर रेड बॉल निकल गई तो मैच कौन जीतेगा, राम। लेकिन राम को हमें जीतने ही नहीं देना, क्योंकि हम तो श्याम के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, और श्याम तभी जीतेगा जब रेड बॉल आएगी। इसका मतलब जब राम आया होगा तो रेड बॉल नहीं निकली होगी। फिर श्याम, अगला नंबर श्याम का है, क्या पता पहली बार में उसकी रेड बॉल निकल गई, या क्या हो सकता है, राम आया, रेड बॉल नहीं निकली, श्याम आया, रेड बॉल नहीं निकली, फिर घनश्याम आया, रेड बॉल नहीं निकली, फिर दोबारा से किसका नंबर आया, राम का, रेड बॉल नहीं निकली। लेकिन क्या पता आपकी बार श्याम की रेड बॉल निकल गई और वो मैच जीत गया। फिर, है ना, ये केस हो गया। या और क्या केस हो सकता है, राम आया, रेड बॉल नहीं निकली, श्याम आया, रेड बॉल नहीं निकली, घनश्याम आया, रेड बॉल नहीं निकली, फिर से राम आया, रेड बॉल नहीं निकली, फिर से श्याम आया, रेड बॉल नहीं निकली, फिर से घनश्याम आया, रेड बॉल नहीं निकली, फिर दोबारा नंबर राम का आया, रेड बॉल नहीं निकली, लेकिन अब की बार श्याम की रेड बॉल निकल गई, और ये प्रोसेस चलती रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक। तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ श्याम, रेड बॉल ना निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/6 और रेड बॉल निकल गई इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस ना निकलने की 5/6, 5/6, 5/6 और 5/6 कितने टाइम्स है 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 फिर प्लस, अब फिर ये ना निकलने की प्रोबेबिलिटी है, सो 5/6 की पावर कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 बार है ना 1 2 3 4 5 6 7 हाँ, और रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और ये प्रोसेस चलेगी इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं 1/6 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या हो गया 5/6 प्लस 5/6 की पावर 4 प्लस 5/6 की पावर 7 एंड प्रोसेस सो ऑन। और आपको दिख रहा है कि ये जीपी है, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी। अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी है तो इसका सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 5/6 की पावर 3। नाउ कैलकुलेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपका आंसर है। बाकी प्रोसेस आप खुद करोगे कि राम कब जीतेगा और घनश्याम कब जीतेगा। नेक्स्ट 4 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस आर प्लेस्ड इन अ लाइन। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात, पहली लाइन से मुझे ये देखने के लिए मिली कि 4 तो मेरे पास एप्पल्स है और 3 मेरे पास ऑरेंजेस है, मतलब ओवरऑल मेरे पास 7 फ्रूट्स है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट 2 एक्सट्रीम प्लेसेस आर फिल्ड विद ऑरेंजेस। 2 एक्सट्रीम प्लेस आपके किससे फिल होने चाहिए, ऑरेंजेस से फिल होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहली बात मुझे प्रोबेबिलिटी जिस भी इवेंट की निकालनी है उसके लिए मुझे अपने फेवर में केस चाहिए और टोटल केसेस, तो 7 फ्रूट्स को एक लाइन में अरेंज करने के कितने तरीके, तो आप कहोगे सर 7 फैक्टोरियल तरीके, है ना। 7 फ्रूट्स है, आपको एक लाइन में अरेंज करना है 7 फैक्टोरियल वेज। अब आपको फेवर में क्या चाहिए कि 2 एक्सट्रीम प्लेसेस जो है वो ऑरेंजेस से होने चाहिए, तो आपके पास 7 फ्रूट्स है। ये जो 2 एक्सट्रीम प्लेस मतलब फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, ये ऑरेंजेस से फिल होने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं O1 ऑरेंज 1 एंड ऑरेंज 2, मतलब आपके पास ओवरऑल कितने ऑरेंजेस हैं 3 ऑरेंजेस हैं। आपको कितनी पोजीशंस पर बिठाना है, 2 पोजीशंस पर बिठाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप 3 ऑरेंजेस में से किन्हीं भी सॉरी 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 वेट, हाँ सही है, आप किन्हीं भी 3 ऑरेंजेस में से आप 2 ऑरेंजेस का सिलेक्शन करो। 3 ऑरेंजेस में से आपने 2 ऑरेंजेस उठाए और इनको बिठाने के कितने तरीके हैं, तो आप कहोगे सर एक तरीका तो ये है, ऐसा भी तो हो सकता है कि O2 यहाँ आ जाए और O1 यहाँ आ जाए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आपके स्टेप क्लियर है। आपने पहले 3 ऑरेंजेस में से 2 ऑरेंजेस उठा लिए, उन दोनों ऑरेंजेस को आपने एक्सट्रीम प्लेसेस पर बिठा दिया, लेकिन आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि इनको ऐसे इंटरचेंज कर देते, मतलब इनको बिठाने के कितने तरीके, सो 2 तरीके। बाकी बाकी आपने अभी केवल 2 का ही अरेंजमेंट किया है, बाकी जो 5 बच गए उनको बिठाने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल तरीके, कि आप बाकी को ऐसे ही बिठा दो 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये वो केसेस है जो मेरे फेवर में है, मतलब 3C2 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये आपका फाइनल आंसर। अगेन 2 natural number are randomly selected from set of 20 natural number, मतलब 1 to 20 आपके पास नेचुरल नंबर्स गिवन है, आपने कोई भी 2 नेचुरल नंबर पिक कर लिए, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनका सम ऑड आए। मैंने कहा देखो मुझे प्रोबेबिलिटी पहले वाली इवेंट की बतानी है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि टोटल केसेस कितना है। तो मैंने कहा देखो आपके पास टोटल 20 नेचुरल नंबर थे, आपने कोई भी 2 नंबर्स उठा लिए, ये तो आपके टोटल केस हो गए, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। अब मेरे फेवर में क्या है कि मुझे सम को ऑड बनाना है। मुझे पता है सम ऑड कब बनेगा, कि मैं एक नंबर उठा कर लाऊं इवन और एक नंबर उठा कर लाऊं ऑड, और इन दोनों को आप मतलब आप ये समझो
कि आपके पास एक मशीन है जिसमें अगर आप 2 डिजिट्स डालोगे तो वो आपको एक नंबर, वो क्या करेगी, वो मशीन उन दोनों का सम कर देगी और आपको आउटपुट दे देगी। अब आपके सामने टास्क ये है कि आपके पास 20 नंबर्स बिछे हुए हैं, आपको कोई भी 2 नंबर पिक करना है और वो इस हिसाब से पिक करना है कि आप जब उनको मशीन में डालो, मशीन तो उनका सम करेगी, आउटपुट दे देगी, तो वो आउटपुट ऑड आना चाहिए। हम कहेंगे सर सुनो, 20 मेरे पास नंबर्स हैं जिसमें से 10 तो इवन नंबर होंगे और 10 ऑड नंबर होंगे। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा तो सम ऑड कैसे बनेगा? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, आप 10 इवन में से कोई भी एक नंबर उठा कर लाओ, फिर 10 ऑड में से कोई भी एक नंबर उठा कर लाओ और मशीन में डाल दो, बाकी काम वो अपने आप करती रहेगी। तो ये मेरे फेवर के केस है, 10 C1 फिर 10 C1, मतलब 10 इवन में से कोई भी एक और 10 ऑड में से कोई भी एक, इन दोनों का सम हमेशा ऑड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि इनका सम इवन आए, तो मैंने कहा सर ये तो ऑड का सम है ना, तो आप एक काम करो, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस कर दो, तो अब जो भी आंसर आएगा वो काय का आ जाएगा, वो इवन का आ जाएगा। ठीक। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, a determinant is chosen at random of order 2 with element 0, 1। ठीक, मतलब आपको 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है जिसकी एंट्री जो अंदर की है, 2 ऑर्डर का कोई भी डिटर्मिनेंट जो होगा वो कैसा दिखेगा, ए बी सी डी। लेकिन ये जो ए बी सी डी है, इनकी एक खासियत है, इनकी खासियत ये है कि ये 0, 1 से आएंगे, मतलब इनके अंदर की एंट्री हमेशा 0, 1 ही रहेगी। मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो मैंने डिटर्मिनेंट चूज किया है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मुझे सब किसी भी इवेंट की फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो टास्क मेरे सामने यह है कि मेरे पास सैंपल स्पेस क्या है टोटल। तो मैंने कहा आप ये बता दो कि अगर एंट्री 0, 1 है तो मैं 2 × 2 के कितने डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ। मैंने कहा बहुत आसान है, आपके पास 4 नंबर्स हैं ए बी सी डी, और हर एक नंबर के पास 2 चॉइस है कि या तो वो 0 रख सकता है या 1, सेम या तो वो 0 रख सकता है या 1, या 0 या 1, या फिर 0 या 1। मतलब हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस, 2 चॉइस है। इसके पास भी 2, फिर इसके पास भी 2, फिर सी के पास भी 2, और फिर डी के पास भी 2। मतलब मेरे पास टोटल जो चॉइसेस है वो 16 चॉइसेस है। ठीक है, अब मुझे फेवर में केस चाहिए अपने फेवर, मतलब मुझे क्या चाहिए कि डिटर्मिनेंट नॉन नेगेटिव बने, मतलब डिटर्मिनेंट हमेशा पॉजिटिव बने। तो आप ये चेक कर लो कि डिटर्मिनेंट आपका कब कब नेगेटिव बनेगा, तो मेरा काम बन जाए। क्योंकि नेगेटिव डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आसान है, तो कब कब नेगेटिव बनेगा, देखो 0, 1, 1, 1। जब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा, -1। या एक तरीका और हो सकता है कि मैं 0 को उठाकर इधर ले आऊं, तो अब की बार भी मेरा डिटर्मिनेंट -1 बनेगा। या एक केस और हो सकता है कि इन दोनों प्लेसेस पर मैं 0 पुट कर दूं और अब भी डिटर्मिनेंट क्या बनेगा मेरा, -1, और इसके अलावा और कोई केस नहीं मिलेगा क्योंकि एंट्री 0, 1 है। मतलब ये वो केसेस आ गए जब डिटर्मिनेंट 0 है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैंने प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करी है, पी ए बार की, 3/16। लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए की, कि मुझे नॉन नेगेटिव डिटर्मिनेंट मिले। तो मैं क्या करूंगा, 1 - पी ए बार कैलकुलेट कर दूंगा, मतलब 1 - 3/16, और ये आपका फाइनल आंसर। एंड द लास्ट वन, ये आपके घर के लिए होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन एन एवरेज 10 शिप्स, वन इज, मतलब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 10 शिप है, मतलब ये एक एवरेज है कि 10 शिप्स में से एक शिप डूबती ही डूबती है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 5 शिप में से कम 4 सेफली पहुंच जाए। इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तैयारी करो, मेहनत करो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।